हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कक्षा 10 का विज्ञान का चैप्टर नंबर 3 धातु अधातु का रासायनिक गुणधर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स, इसके पहले वाला वीडियो में हम लोग धातु का भौतिक गुणधर्म अध्ययन कर चुका हूँ। तो इसका धातु का भौतिक गुणधर्म के बारे में आप नहीं देखे हैं, नहीं पढ़े हैं, तो इसके पहले वाला वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और नोट्स बना लीजिएगा, ताकि उसमें बहुत सारे पॉइंट्स डिनोट किया गया है और उसमें आपके एग्जाम से रिलेटेड एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा। इस चैप्टर में मैंने सारा कलेक्ट करने की कोशिश किया हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग धातु का रासायनिक गुणधर्म पढ़ेंगे। ये धातु का दूसरा गुणधर्म है। पहला हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी जानी, धातु का भौतिक गुणधर्म पढ़ लिया। अब हम लोग जो पढ़ेंगे फ्रेंड्स, इसका रासायनिक गुणधर्म। तो फ्रेंड्स, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म का मतलब है धातुओं का वायु के साथ अभिक्रिया। और वायु के साथ अभिक्रिया का मतलब है जैसे वायुमंडल में जो गैसें जो पाई जाती है, उसमें से सबसे ज़्यादा गैसें क्या है, तो 78% जो है नाइट्रोजन पाया जाता है। और उसके के बाद दूसरे नंबर पर जो गैस पाया जाता है ऑक्सीजन, जो 21% है। बाकी बात जो 1% बचा, यानी 1% जो बचा, सभी गैसें इसमें पाया जाता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद आ जाइए फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक मैं इसे पढ़ने से पहले कुछ प्रश्न को देखूंगा, उस प्रश्न को आप जानने की कोशिश कीजिएगा। फ्रेंड्स, प्रश्न है, वायुमंडल में पराबैंगनी किरणों से कौन सा परत बचाती है हमें? वायुमंडल में, दूसरा प्रश्न जो है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा गैस पाया जाता है? तीसरा प्रश्न है, धातुएं कौन सा गैस के साथ क्रियाशील होती है? इन सभी प्रश्न तो बहुत है फ्रेंड्स, जो हमें इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे जाने व्यू से है, उस प्रश्न को हमने यहाँ डिनोट किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी प्रश्न को उत्तर जानने के लिए आप वीडियो तक बने रहिए। तो फ्रेंड्स, धातुओं का वायु के साथ अभिक्रिया का मतलब है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। अब यहाँ आप प्रश्न आपका मन में उठ रहा होगा, विचार हो रहा होगा कि अब इसमें वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो गैस है उसमें से सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है, तो इसके साथ अभिक्रिया क्यों नहीं पहले, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया क्यों? तो आप इसका उत्तर एक ही है फ्रेंड्स, नाइट्रोजन जो है यह क्रियाशील होता है, यानी धातु के साथ ये रिएक्ट ही नहीं करता है, यानी ये क्रियाशील किसी भी धातु के साथ नहीं होता है। इसलिए ये हम लोग जो धातु के साथ अभिक्रिया जो पढ़ते हैं, धातुओं के साथ गए वायु का, तो उसमें से वायु जो ऑक्सीजन रहता है, ऑक्सीजन के साथ ही अभिक्रिया करता है। इसलिए हम लोग यहाँ जो इसका फर्स्ट टॉपिक है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, ये आप इस चीज़ को समझिएगा। और अभी इसका जो टॉपिक का प्रश्न था, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैसें पाया जाता है, तो 78% में नाइट्रोजन। ये आपका यहाँ प्रश्न का पहला जो उत्तर था ये मिल चुका है फ्रेंड्स। चलिए आगे प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आपको आगे देखते हैं। तो देखिएगा, लगभग सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर धातु ऑक्साइड प्रदान करती है। जब धातु जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है, तब क्या बनाती है? धातु ऑक्साइड। आप इस चीज़ को समझिएगा। इसमें धातु और ऑक्सीजन को जब एक साथ जब अभिक्रिया कराया जाता है तो धातु ऑक्साइड बनाती है। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जब रिएक्ट करवाया जाता है मैग्नीशियम, तो ये क्या बनाता है फ्रेंड्स? ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। यानी यहाँ देखिएगा, मैग्नीशियम का दो अणु जो, यानी दो अणु का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है, यानी +2 का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है, और 2- का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। दूसरा में क्या कहता है, बी में, जब कॉपर की वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बनाता है फ्रेंड्स। यानी जब कॉपर को वायु के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो कॉपर ऑक्साइड बनाता है। तो आप यहाँ से इसको समझ सकते हैं। यानी 2CuO2 क्या बनाता है मिलके? कॉपर ऑक्साइड। ये किस रंग का होता है? आपको कलर भी पूछ सकता है कि जब वो कॉपर वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो कौन सा कलर बनाता है? तो काले रंग का बनाता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, ये आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, काले रंग का बनाता है। आगे फ्रेंड्स, इसी प्रकार एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है। और एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है तो एल्युमिनियम का 4 अणु प्लस ऑक्सीजन का 3, ये दोनों का जब आपस में अभिक्रिया करता है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है। अब फ्रेंड्स, यहाँ अब धातु ऑक्साइड पढ़ रहे थे। अब कुछ ऑक्साइड जो है दोनों तरफ का, यानी धातुओं का एक गुण होता है, जब
अपना रिएक्शन करता है तो क्षारीय गुण का नेचर देता है, यानी क्षारीय होता है। जो ऑक्साइड जो बनाता है वो क्षारीय होता है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ कुछ ऐसे धातुएं होते हैं जो क्षारीय और अम्ल दोनों प्रकार का बिहेव करते हैं, यानी व्यवहार करते हैं। तो उस प्रॉपर्टीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, क्या उसको किस नाम से जाना जाता है, ये कैसे करता है, इसके बारे में हम लोग आगे यहाँ देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ आप बने रहिए वीडियो के एंड तक। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड का मतलब ये हुआ, कुछ ऐसे धातुएं, अभी जैसे मैंने बात कर रहा था, कुछ ऐसे धातुएं हैं जो अम्ल और क्षारकीय दोनों प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, तो उसे उभयधर्मी ऑक्साइड धातु कहते हैं। धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करती है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। उभयधर्मी ऑक्साइड में जो होता है, उभयधर्मी ऑक्साइड उस धातु को हम लोग कहेंगे जो अपना व्यवहार, यानी उसका जो स्वाद का गुण जो होता है अम्ल और क्षार दोनों प्रकार का प्रदान करता है, तो उस प्रकार के धातु को हम लोग उभयधर्मी ऑक्साइड कहेंगे। यानी यह दूसरा पॉइंट में देखिएगा कि धातु ऑक्साइड जो होता है अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण और जल प्रदान करती है, यानी लवण और जल प्रदान करती है। जैसे देखिएगा एग्जाम्पल में यहाँ से समझिएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है जब अम्ल के साथ यानी HCl के साथ जब अभिक्रिया करती है तो एल्युमिनियम क्लोराइड बनता है। ये हो गया इसका जो यहाँ जो क्षारीय गुण हो गया, नेचर गुण हो गया ये अम्लीय यहाँ। और यहाँ देखिएगा जब एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है, यानी दोनों प्रकार का बिहेव कर रहा है, यहाँ क्षार यहाँ अम्लीय। तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं फ्रेंड्स उभयधर्मी ऑक्साइड। चलिए फ्रेंड्स, बहुत ऐसे धातु जो होते हैं, अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील नहीं है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि सभी धातु जो जल में घुलनशील होता है क्या, तो यहाँ नहीं। तो कुछ धातु ऑक्साइड जैसे सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। आप यहाँ से भी समझ सकते हैं कि धातु जो होता है, धातु ऑक्साइड किस प्रकार का व्यवहार करता है, तो क्षारीय गुण प्रदान करता है। यानी धातु जो जल में घुलकर क्या नेचर प्रदान करता है, क्या नेचर बनता है उसका, तो क्षारीय बनता है, यानी लवण बनाता है। तो इसका एग्जांपल यहाँ से देखिएगा फ्रेंड्स, सोडियम ऑक्साइड यानी सॉलिड में लिए, ये जल में जब जल में लिक्विड, एल का मतलब लिक्विड, ये एस का मतलब सॉलिड। अब इसको ध्यान रखिएगा, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड को जल में अभिक्रिया कराया जाता है जल से, तो क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। यानी इसका जो यहाँ उत्पाद जो बनेगा, प्रोडक्ट जो बन रहा है, ये एक्वस यानी जलीय विलयन में बन रहा है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। उसी प्रकार पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी सॉलिड में जब, और जल जो लिक्विड में। अब ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्वस के साथ जब लेते हैं, जब ये दोनों अभिक्रिया करता है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है जो एक्वस जलीय विलयन है। अब चलिए फ्रेंड्स, आपको बुक पे दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, पहले वाला वीडियो में हमने एक प्रश्न डाला हुआ था जिसका वो उत्तर हमने नहीं बताया था कि कौन ऐसी धातु है जो वायु के संपर्क में आने से जल उठती है। तो उसी प्रश्न का आंसर अभी जो हमने यहाँ पढ़ेंगे वहीं मिलेगा फ्रेंड्स। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो मैंने पहले बोला था, उसमें पहले वीडियो में इस प्रश्न का उत्तर नहीं बताया था, और नहीं बताने का कारण था क्योंकि बता देता था आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाता, इसलिए मैंने यहाँ इसको रखा हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ आप देखिएगा, पोटेशियम और सोडियम जैसी धातुएं इतनी तेज़ी से अभिक्रिया करती है कि खुले में रखने पर आग पकड़ लेती है। यानी कहने का मतलब है वैसी धातुएं जो अभी जो हम प्रश्न दिखाए थे, कौन ऐसी धातु है जो वायु के संपर्क में आने से जल उठती है, तो ये पोटेशियम और सोडियम है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। और इसको कहता है कि जब संपर्क में, आप ये भी प्रश्न आपके मन में उठ रहा होगा कि वायु के संपर्क में आने से जब जल उठता है तो इसको रखा कहाँ जाता होगा, यानी कैसे रखा जाता होगा। तो आप समझिए कि इन्हें सुरक्षित रखने के लिए केरोसिन का तेल जो होता है, घर में जो तेल सबके यहाँ पाया जाता होगा, जो तेल लाते हैं, मिट्टी का तेल समझिए उसको, तो वो उसी तेल में उसको डुबाकर रखा जाता है ताकि आकस्मिक आग ना लगे, क्योंकि केरोसिन का तेल में जो ऑक्सीजन ना होता है, यानी ना के बराबर होता है, ऑक्सीजन नहीं होता है उसमें। तो इसलिए हम लोग केरोसिन के तेल में पोटेशियम और सोडियम को रखा जाता है डुबो करके। अब इस चीज़ को आप समझिएगा। उसके बाद कहता है कि सामान्य ताप पर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड आदि जैसी धातुएं सतह पर ऑक्साइड की पतली परत चढ़ जाती है। यानी और सारी धातुएं जो होती है, और सामान्यतः जो और सारी धातुएं उसमें पतली परत मतलब
परत चढ़ जाती है। उसी प्रकार आगे है क्या कि ऑक्साइड की यह परत धातुओं को पुनः ऑक्सीकरण से सुरक्षित रखती है। और जब परत पर परत चढ़ जाती है तो धातुएं क्या ऑक्सीकरण से सुरक्षित हो जाती है, यानी गर्म करने पर आयरन का दहन तो नहीं होगा। जब हम आयरन को जलाएंगे, गर्म करेंगे तो वो दहन नहीं होगा, लेकिन क्या करें उस पर जो परत चढ़ा हुआ अगर उसको हटा दें तो दहन होना शुरू हो जाएगा फ्रेंड्स। लेकिन उस क्या कहता है देखिए, लेकिन जब बर्नर की ज्वाला में लौह चूर्ण डालते हैं, लौह चूर्ण, तब वह तेज़ी से जलने लगता है। यानी जब तक उसका परत है तब तक वो जलेगा नहीं, लेकिन जब उसका चूर्ण हटा के अगर बर्नर पर डालना शुरू करें तो बहुत तेज़ी से जलना शुरू हो जाए। कॉपर दहन तो नहीं करता है, लेकिन एक चीज़ भी ध्यान रखिएगा, कॉपर जो इस अभिक्रिया में इस गुणधर्म में, रासायनिक गुणधर्म में सबसे स्लो यानी बहुत कम, यानी गर्म धातुओं पर कॉपर ऑक्साइड की काले रंग की परत चढ़ जाती है, यानी बहुत धीरे प्रोसेस होता है, बहुत धीरे प्रोसेस होता है। और उससे भी ज़्यादा धीरे प्रोसेस जो होता है सिल्वर और गोल्ड, अत्यंत। इसलिए हम लोग गोल्ड जो जेवर बनाते हैं और जेवर इसको पहना जाता है। क्यों पहना जाता है? तो इसका रीज़न यही है क्योंकि ये ना तो जल के साथ अभिक्रिया करता है, ना ही हवा के साथ मतलब ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स। यहाँ समझिएगा फ्रेंड्स, सोडियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। सोडियम जो है सबसे अधिक क्रियाशील धातु होती है और मैग्नीशियम धीमी अभिक्रिया करता है। उसके बाद क्या है, सोडियम की अपेक्षा कम करता है। और आगे देखिएगा कि ऑक्सीजन में दहन करने से हमें जिंक, आयरन, कॉपर और लेड की अभिक्रियाशीलता का पता नहीं चलता है। यानी कहने का मतलब है इन सारी धातुओं यानी जिंक, आयरन, कॉपर, लेड, इन इतनी अभिक्रियाशील जो होता है, अभिक्रिया जो होता है, इसका रिएक्शन इतना स्लो होता है जो हमें पता ही नहीं चल पाता है। लेकिन यही सोडियम का अभिक्रियाशील इतना होता है जो हम लोग को तुरंत पता चल जाता है। जिससे वायु के संपर्क में जैसे लाते हैं, यानी मिट्टी के तेल से जैसे बाहर निकालेंगे वो जल उठता है, तो उसका हम लोग पता चल जाता है कि कैसे जलता है। तो फ्रेंड्स, इसका भी उत्तर आपको मिल गया होगा कि धातुएं कौन सा गैस के साथ क्रियाशील होती हैं, तो वायु के साथ क्रियाशील होती है। उसके बाद इसमें एक और प्रश्न था कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा गैस पाया जाता है, तो नाइट्रोजन शुरू में ही आपको बता दिया फ्रेंड्स। उसके बाद वायुमंडल में पराबैंगनी किरणों से कौन सा परत बचाती है, तो आप ये चीज़ जानते होंगे फ्रेंड्स। अगर नहीं जानते हैं तो आप समझ लीजिए ओजोन लेयर जो है उसी से हमें अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी किरण को अल्ट्रावायलेट रेज बोलते हैं, उसे हम लोग को बचाती है। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है धातुओं का रासायनिक गुणधर्म खत्म हो गया फ्रेंड्स। अब आगे का टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स, धातुओं यानी जल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या होता है, यानी जल के साथ अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट्स जरूर करें, अपनी राय जरूर व्यक्त करें कमेंट्स बॉक्स में जाके। और आगे अगला वीडियो अगर देखना है आपको, अगला वीडियो को समझना है, अच्छी लग रहा है समझ में, नोट्स को अगर अच्छा से आपको समझ में आ रहा है तो आगे देखना है, तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा लें। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।